दोस्तों नमस्कार। अपराध और रोमांच की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप अपने अपने परिवार के साथ सुखी एवं स्वस्थ होंगे। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ तो ये घटना था 1 अप्रैल 1935 की। उस दिन सुबह 3:55 पर ब्रुकलिन मैनहट्टन ट्रांजिट लाइन पर एक मेट्रो कंडक्टर पैट्रिक मोरे अपनी रात के काम से घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मरीन एवेन्यू ब्रुकलिन पर 2 मंजिला मकान के हॉल में प्रवेश किया, उन्होंने कुछ असामान्य देखा। मकान में लाइट बुझा नहीं था। अधिकांश घरों में रात में एक लाइट जलने को छोड़ने के लिए चलन है जब कोई भी बाहर है, लेकिन मोरे की मकान मालकिन 68 वर्षीय नोरा केली, जो अपने कुत्ते ब्राउनी के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी, को हर पैसा गिनना पड़ता था। उसे मोरे से किराए के रूप में प्राप्त महीने में $30 के अलावा आय का कोई स्रोत नहीं था। इसलिए वो हमेशा उस हॉल लाइट को भी बुझाती थी जब वो रात को सोती थी। मोरे, जो कि लंबे समय से एक रात के कार्यकर्ता थे, अंधेरे में अपना रास्ता खोजने के आदी थे। वो आश्चर्यचकित थे ये लाइट को जला हुआ देख। ये बूढ़ी सेंसलेस हो जाएगी यदि उसने सुबह प्रकाश लाइट को जलते हुए देखा। मोरे खुद से बोला और उसने उसे बंद कर दिया था। फिर वो सीढ़ियों पर अपने ही अपार्टमेंट में चढ़ गया, जिस पर उसने अपनी पत्नी हेलेन और उनकी 4 साल की बेटी एलिनोरे के साथ रहा करता था। मोरे सोने के लिए अनिच्छुक थे जब वो एक दूसरी असामान्य परिस्थिति देखे। श्रीमती केले का कुत्ता, एक फ्रांस ब्रांड कोली, पीछे के आंगन में रोते हुए भौंक रहा था। इसने कंडक्टर को लाइट की तुलना में बहुत अधिक हैरान कर दिया। वो जानता था कि यह मकान मालकिन की आदत है हर रात 10 बजे ब्राउनी को आंगन में उसका पट्टी पहनाना और उसे तहखाने में ले जाने के लिए। मोरे ने सोचा कि श्रीमती केली कहीं घूमने जाकर वापस आने में नाकाम रही, इसलिए लाइट भी जल रहा था और कुत्ते को भी रात के लिए नहीं लिया गया था। निश्चित रूप से अगर वो घर पर होती तो वो लंबे समय से ब्राउनी को भौंकने की आवाज़ सुनती। मोरे उससे पहले कभी इस तरह कुत्ता का उपेक्षा करने के लिए नहीं जानता था। यह वास्तव में श्रीमती केली जैसी महिला के लिए एक अजीब बात है। कुत्ता का कोई और भौंकना उसके लिए बहुत ज़्यादा साबित हुए। उन्होंने अपने ट्राउज़र और एक स्वेटर पहना, एक पॉकेट टॉर्च लिया और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर चले। कुत्ते को रोने की आवाज़ पतला हो गया जब मोरे आंगन में पहुँचे। मोरे ने देखा कि 7 फुट की रस्सी जिससे ब्राउनी को कैनल को बांधा गया था, वो ब्राउनी की लगातार छलांग लगाने के कारण छिन्न भिन्न हो गई थी। कुत्ता छूटने के बाद भी बहुत अस्थिर था, जैसे कि उन्हें कहीं जाना है और उन्हें वहाँ जाना चाहिए। यह भी मोरे को असामान्य लगा, क्योंकि कुत्ते ने न तो राहत और न ही कृतज्ञता दिखाई, लेकिन केवल एक हताश अर्जेंसी, जैसे कि उसे कहीं ज़रूरत थी और वो वहाँ पहुँचना चाहिए। उसने मोरे को सामने के दरवाजे पर खींच लिया। उसके पंजे बजरी की ढेर में जमकर खुदाई कर रहे थे। मोरे कुत्ते को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते ने रस्सी पर दबाव डाला और पिछले पैरों पर खड़ा हो गया।
उसने मोरे को तहखाने के दरवाजे पर खींचा। कुत्ते ने खुद को दरवाजे पर फेंक दिया और रोते हुए मोरे केवल यह सोचकर कि ब्राउनी पूरी रात आंगन में ठंडी हो गई थी और तहखाने की गर्मी के लिए तड़प रही थी। मोरे दरवाज़ा खुला और हाथ में टॉर्च सीढ़ियों में उतरते उतरते नीचे गिर गया। उसके इरादा रात के लिए ब्राउनी को बांधने का था। सीढ़ियों के नीचे तक पहुंचते ही कुत्ता तुरंत तहखाने के पीछे की ओर चला गया। मोरे को साथ खींच रहा था। मोरे बोला ओह नहीं है जहां आप सोते हैं, आपका स्थान यह है। लेकिन मोरे ने कभी भी यह कह नहीं सका जो उन्होंने कहना शुरू किया। उनकी टॉर्च की किरणों में देखा कि श्रीमती केले बना हुआ आंकड़े की 10 फीट दूर एक बीम से लटका हुआ था। मोरे आश्चर्यचकित हो गए। कुत्ते ने अपनी मालकिन की गतिहीन आकृति की ओर छलांग लगाई। मोरे ने पास को गया। उसने देखा कि महिला काले अछूता टेलीफोन तार की लंबाई से लटकी हुई थी। उन्होंने हाल ही में तहखाने में इस तार को देखा था। पास में एक बक्सा गिरी हुई थी। मोरे सीढ़ियों पर लौट आए। ब्राउनी शरीर के नीचे अपनी पेट की बल लेटा हुआ था। अपनी पत्नी को जागरूक किए बिना मोरे घर से बाहर चौथे एवेन्यू पर एक कमरे में चले गए और डिटेक्टिव को बुलाया जो गश्त पर थे। डिटेक्टिव एडवर्ड्स खिप्ट और फ्रेड कुन्हे देखे कि घर के सामने मोरे उनका इंतज़ार कर रहे थे और उन्हें तहखाने में ले जाने के लिए बोला। उसके तुरंत बाद जासूस जोसेफ बिलट और डैन सुलिवन भी घटनास्थल से आधी मील की दूरी पर स्टेशन हाउस से वहां पहुंचे। अधिकारियों ने सीढ़ियों से उतरते ही ब्राउनी की एक भयानक भगना शुरू कर दिया। मोरे की शरीर से दूर खींचने की बहुत कठिनाई हुई। श्रीमती केले को हाल ही में कोई परेशानी हो रही थी। अधिकारियों में से एक ने पूछा। ऐसा नहीं है कि मुझे पता है, मोरे ने जवाब दिया। बेशक उसे शायद खर्चा पानी को पूरा करने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन इसके अलावा वो अच्छी महिलाओं में गिना जाती थी। उसे अपना जीवन लेने के लिए कोई कारण नहीं जानते हैं क्या? एक जासूस ने पूछे। मोरे ने कहा कि नहीं, उन्हें किसी कारण का पता नहीं। उसकी उम्र की महिला के लिए उसका स्वास्थ्य खराब नहीं था और वो हाल के दिनों में काफ़ी खुश लग रही थी। उसे महीने में $30 मिलते थे और उसकी पोती जो एक नौकरानी के रूप में काम कर रही थी और अपनी नियुक्तियों के साथ रहती थी, शायद थोड़ा योगदान देती थी। श्रीमती केली केवल अपनी पोती के लिए रहती थी क्योंकि उसकी और कोई नहीं थे। उन्होंने बचपन से पाला था। मोरे ने जासूस को ये बताया। इस बीच जासूस उस तार की जांच कर रहे थे जो बीम के चारों ओर बंधा हुआ था और एक फंदा बनाया गया था। मोरे बेसमेंट की ओर टॉर्च मारा। अधिकारियों ने देखा कि सीढ़ियों के नीचे से शरीर के नीचे तक जगह से मालूम पड़ता था कि महिला को इसके माध्यम से घसीटा गया था। या तो श्रीमती केले की स्कर्ट ने धूल को ब्रश किया था क्योंकि वह अपनी जान लेने के लिए नीचे आई थी। उन्होंने रसोई की मेज़ पर मांस की गेंदों और प्याज की एक थाली, किशमिश की रोटी का एक हिस्सा, दूध का आधा तैयार गिलास और 2 कॉफ़ी कप देखा। श्रीमती केली का पर्स बहुत घिसा हुआ था। काले चमड़े का बैग मेज़ पर भी रखा गया। यह कुछ छोटी घर की खोज में घर में कोई भी ऐसा नहीं मिला। अधिकारियों को रसोई में न तो
कोई डिजर्डर का सबूत मिला, न ही भोजन कक्ष में। वे सामने के पार्लर से गुजरे। डिटेक्टिव स्विफ्ट की लाइट खड़ी दीवारों के उस पार गया, फीका फूल कालीन पर चला गया। अचानक वो चिल्लाया। वो देखें कि वहाँ भी एक बॉडी पड़ा हुआ था। फ्लोरेंस मैकबी एक हरे रंग के क्रेटन से ढके सोफे के सामने फर्श पर पड़ी थी। वो उसकी पीठ पर थी, उसकी सिर एक तरफ झुका हुआ था, छत पर आंखें टिकी हुई थी। वो अपनी जूते को छोड़कर पूरी तरह से तैयार थी। जूते सोफे के नीचे रखा गया था। शरीर एक भूरे रंग की स्कर्ट, रेशम स्टॉकिंग्स और एक ग्रे वी नेक वाले स्वेटर में लिपटा हुआ था। उसके कपड़े बड़े व्यवस्थित थे और शरीर चोटों या निशान से मुक्त था। ऐसा लग रहा था कि फर्श पर सोते समय ही उसकी मौत हो गई। जल्दबाजी में की गई मेडिकल एग्जामिनेशन ने संकेत दिया कि दोनों मौतें पिछले शाम 8 से 9 बजे के बीच हुई थी। श्रीमती मोरे जो पूरी शाम घर पर थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई आवाज़ नहीं सुनी, न ही उसके कुत्ते एक बहुत सतर्क जानवर थी किसी भी संकेत दिया था। उन्होंने कहा कि मांस की गेंदों को भूनने की गंध उस समय घर से आ रही थी, जो श्रीमती केले का सामान्य रात का खाना था, और उसने श्रीमती केली और उसकी पोती को रसोई में एक साथ बात करते हुए सुना था। न तो श्रीमती मोरे और न ही पड़ोसियों ने कोई असामान्य आवाज़ सुनी थी। श्रीमती केली के शरीर को फोर्ट हेमिंगटन पुलिस स्टेशन में हटा दिया गया था और लड़की के शरीर को किंग्स काउंटी मुर्दा घर ले जाया गया था। तहखाने में धूल के निशान की कुछ हैरान करने वाली परिस्थितियों को छोड़कर, और ये तथ्य एक कि घर में कोई पैसा नहीं था, पुलिस काफ़ी हद तक संतुष्ट थी कि फ्लोरेंस मैकबी की एक प्राकृतिक मौत हो गई थी और श्रीमती केली ने खुद को फांसी लगा ली थी। यह निर्धारित करना पुलिस मुश्किल था कि दोनों में कौन पहले मर गया था। यदि लड़की पहले मर गई थी तो यह संभव था कि उसकी समर्पित दादी ने खुद को दुख के एक भारी शौक में मार दिया था, और यह भी संभव था कि श्रीमती केली ने कुछ अकथनीय कारणों से अपनी जान ले ली थी और शरीर की खोज के तुरंत बाद लड़की की सदमे से मृत्यु हो गई। यह बात का सिद्धांत संभव नहीं था। हालांकि अगर मिस फ्लोरेंस मैकबी के पास पहली मंजिल पर लौटने के लिए पर्याप्त ताकत थी, तब श्रीमती मोरे को खबर सुनाने के लिए उनके पास पर्याप्त ताकत भी थी, लेकिन वो गई नहीं। इसलिए दूसरा परिस्थिति संभव नहीं था। विभिन्न कारणों पर जांच करने वाले जासूसों को पता चला कि फ्लोरेंस ने रविवार दोपहर की बीमार महसूस करने की शिकायत की थी। उनके मालकिन श्रीमती आर्मस्ट्रॉन्ग ने बताया कि लड़की ने हमेशा की तरह रविवार को खाना तैयार किया था और फिर शिकायत की कि उसके गले में खराश और सिरदर्द है। लड़की ने 2 बजे आर्मस्ट्रॉन्ग को घर छोड़ दिया था और स्पष्ट रूप से सीधे अपनी दादी के पास गया था। श्रीमती आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, फ्लोरेंस गंभीर रूप से बीमार नहीं लग रहा था। फ्लोरेंस शांत, शर्मिला और रिजर्व रहती थी। वो रातों में बनी रही, कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था और अपनी दादी के लिए समर्पित थी। वो एक लड़की थी जो बहुत पढ़ती थी। वे रिज हाई स्कूल में 2 साल के लिए गई थी, लेकिन श्रीमती केली को हेल्प करने के लिए स्कूल छोड़ दिया था। इसलिए मामला 8 घंटे तक एक प्राकृतिक मौत और आत्महत्या बना रहा। और फिर सबसे सनसनीखेज डेवलपमेंट आया। दोपहर में डॉक्टर इमानुएल ई मार्टन, डिप्टी मेडिकल एग्जामिनर जिले की,
जिन्होंने फ़ोन किया और बताया कि फ्लोरेंस मैकबी पर आपराधिक हमला किया गया था। वो एक प्राकृतिक मौत नहीं थी। उसने सकारात्मक रूप से कहा, मेरा मानना है कि उसे मौत की घाट उतार दिया गया था। समाचार के इस टुकड़े ने पुलिस को बुखार की स्थिति में ला दिया। श्रीमती कैली की शरीर को मुर्दा घर में ले जाया गया, जहां डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू रूगर ने एक एग्जामिन किया और उसने बताया कि उसके साथ मारपीट भी की गई थी। उसके अलावा उसकी छाती को कुचल दिया गया था और उसके गले में फांसी रखे जाने से पहले ही वो मर चुकी थी। जांच अधिकारियों को दोपहर के दौरान पूछताछ के लिए श्रीमती केली और मिस मैकबी के रिश्तेदारों में से अधिकांश को एकत्र करने में थोड़ी कठिनाई हुई। दृश्य पर जाने के बाद विंसेंट जे फेरेरी, सहायक जिला अटॉर्नी और कार्यवाहक कप्तान फ्रैंक सी, 10th इंस्पेक्शन जिले के लिए जासूसी के प्रभारी बाल्स ने तुरंत पूछताछ शुरू की। मिस मैकबी उसकी देखभाल उसकी दादी ने की थी क्योंकि वो 6 महीने की थी। लड़की के पिता विलियम मैकबी कई साल पहले गायब हो गए। माँ ने फिर से शादी कर ली और अब वो 471 40th स्ट्रीट की श्रीमती हेलन स्टीयर्स थी। न तो श्रीमती स्टीयर और न ही उनके पति जांच में मददगार कोई जानकारी दे सकते थे। उनका मानना था कि हत्यारा एक मौकापरस्त रहा होगा, लेकिन केली अपार्टमेंट में किसी भी डिजॉर्डर न होने के कारण जांचकर्ताओं को लगा कि पीड़ितों को उनके हमलावर के बारे में पता होना चाहिए। श्रीमती केली की एक और बेटी 06 छठे एवेन्यू ब्रुकलिन की श्रीमती मेरी जॉनसन अपराध पर कोई प्रकाश नहीं डाल सकती थी। न ही मारे गए मकान मालकिन की एक बहन श्रीमती ब्रिजेट मेहर, जो 411वीं स्ट्रीट पर रहती थी, मरीन एवेन्यू से परे केवल 2 ब्लॉक थी। श्रीमती मेहर ने कहा कि वो पिछले कुछ वर्षों से अपनी बहन से ज़्यादा मिलने नहीं गई थी। हालांकि परिवार के विभिन्न सदस्यों से पूछताछ के कारण जांचकर्ताओं ने नोरा केली के 45 वर्षीय बेटी एडवर्ड केली पर अपने ध्यान केंद्रित किया। श्रीमती मेहर से समाचार सीखने के बाद उन्होंने त्रासदी के दृश्यों का दौरा किया और पिछली शाम को दौरान उनकी गतिविधियों के बारे में पूछे गए सवालों की श्रृंखला का आसानी से जवाब दे दिया। उसने स्वीकार किया कि उससे शायद भी कभी अपनी मां के पास आया था और उसे 1 महीना तक नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि घर को पैसे लाना बंद होने के बाद वो उन्हें इधर आना पसंद नहीं करती थी। दोहरे हत्याकांड के अपराधी ने घटनास्थल पर कोई सुराग नहीं छोड़ा था। बहुत संभावना है कि वो अपार्टमेंट में लंबे समय तक बने रहे ताकि उनके द्वारा छोड़े गए किसी भी संभावित सबूत का सफाया हो सके। इस मामले में पुलिस को ऐसा कोई ब्रेक नहीं मिला। सहायक जिला अटॉर्नी फेरेरी और कैप्टन बाल्स अपनी अल्प जानकारी पर जांच कर रहे थे, जिसे केली मैकबी हत्या की जांच के सबसे काले घंटे के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जब तक एक आगंतुक उनके पास न पहुंची थी, ये व्यक्ति श्रीमती एलिनोरे मेयर्स थे। उसने कहा कि वो श्रीमती केली की दोस्त थी और उसे कुछ जानकारी है। तो फेरेरी ने बोला, चलिए आप भी सुनाइए। ठीक है, मैं कल रात श्रीमती केली को फ़ोन करने गया था और पुलिस पूछा किस समय गया था, तो वो जवाब दिया कि 9 बजे से ठीक पहले गया था। श्रीमती मेयर्स ने अपना सिर हिलाया, घंटी बजाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से बजाई, मैं बस दूर जाने वाला था, लगा कि वो घर पर नहीं है। फिर दरवाज़ा खोला, उसका दामाद था जिसने दरवाज़ा खोला। टम
मैकरालफेल्ड। मैंने कहा कि मैं श्रीमती केली को बुलाने आया था और उन्होंने कहा कि वो घर पर नहीं है। आप श्योर हैं कि वो उसका दामाद था? जी हाँ, वो श्रीमती केली और 3 बच्चों के साथ रहते थे। जुड़वा बच्चे के जन्म के समय उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और श्रीमती केली ने सभी बच्चों की परवरिश की। थॉमस मैकरालफेल्ड नाम का एक दामाद है। पुलिस को खबर नहीं थी, ये बात पुलिस को मालूम नहीं थी। काम से घर लौटते ही उन्होंने उसे पूछताछ करने की योजना बनाई थी। तो संभव था कि श्रीमती केली श्रीमती मौर्य से आने के समय बाहर थी और अपराध होने के पहले मैकरालफेल्ड ने खुद घर को छोड़ दिया होगा। श्रीमती केली की शरीर की खोज के 13 घंटा बाद मैकरालफेल्ड को शाम 5 बजे हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि वो पैरागन षड्यंत्र छोड़ रहा था। उसने 29 का एक अच्छा दिखने वाला आदमी था। एक ग्रे सूट, नरम ग्रे टोपी और नीली ओवरकोट पहने हुए वो काफ़ी डेपर लग रहा था। जब उन्हें अधिकारियों के सामने लिया गया, जिसमें जिला अटॉर्नी रियोगन और उप मुख्य निरीक्षक जॉन श्यान शामिल थे। वास्तव में यह विश्वास करना मुश्किल था कि वो इस तरह की भयानक अपराध का दोषी हो सकता है, लेकिन उसके सूट पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखों में डर था। 5 घंटे के पूछताछ बाद वो कमज़ोर पड़ने लगा और 10:05 पे वो टूट गया। हर शब्द को रिकॉर्ड करने वाला स्टेनोग्राफर के साथ उन्होंने निम्नलिखित कहानी बताई। उन्होंने अपनी बेटी के साथ भोजन करने के बाद रविवार दोपहर को 2 बजे ब्रुकलिन के 236 हम्बोल्ट स्ट्रीट पर अपना घर छोड़ दिया था। रात के खाने के दौरान उनके पास एक गिलास बियर और कुछ शेरी थे और मेरिन एवेन्यू पर घर के रास्ते में वो एक सैलून में रुक गया। हालांकि वो किसी भी अधिक पीने का इरादा नहीं था। उन्होंने सैलून में 5 और गिलास बियर का सेवन किया और शेरी की एक बोतल भी खरीदी। फिर उन्होंने 4th एवेन्यू BMT नंबे 5वीं स्ट्रीट के लिए मेट्रो और शेष कुछ ब्लॉकों को श्रीमती केली के घर पर चला गया। उन्होंने जोर देकर कहा बार बार कि वो अपनी सास के खिलाफ अपने दिल में कोई द्वेष के साथ वहाँ नहीं गया था, कि यह एक दोस्ताना यात्रा से ज़्यादा कुछ नहीं था। वो शाम ढलने के लिए पहुँचा। घर के दोनों मंजिलों के अपार्टमेंट में रोशन थे। वो श्रीमती केली द्वारा वेलकम किया गया था और देखा कि फ्लोरेंस भी थी और पार्लर में सोफे पर पड़ा था। वो श्रीमती केली के साथ रसोई में गया, जहां उसने शेरी की बोतल खोला और पीना शुरू किया। उसने बोतल से पेय लेना जारी रखा और अंत में लगभग 8 बजे श्रीमती केली ने उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। उन्होंने कबूलनामा के अनुसार उसने एक कुर्सी उठाई, जैसे कि मुझे इसमें डराने के लिए, और फिर मेरे सामने सब कुछ काला हो गया और मुझे लगता है कि मैंने उसको गला दबा दी। फ्लोरेंस हंगामे से आकर्षित होकर रसोई के दरवाजे पर आई और अपनी दादी को फर्श पर बेहोश देखा। उसने कहा, आपने ये क्या किया? मैकरालफेल्ड डर गया, क्योंकि वो जानता था कि क्या हुआ था। तो वो फ्लोरेंस को पकड़ लिया और उसको भी ख़त्म कर दिया। उनकी कहानी के अनुसार उन्हें डर था कि वो चाकू पकड़ लेगी जो रसोई की मेज़ पर था। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने मिस मैकवी के काम तमाम कर दिया था, क्योंकि वो एक गवाह थी। जब वो बेजान हो गई तो उसने उसे वापस पार्लर में ले गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने अपने पीड़ितों के साथ मारपीट करना याद नहीं है, लेकिन वो इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आपको याद है कि जब श्रीमती मेयर्स ने फ़ोन किया तो घंटी का जवाब दिया? एक जासूस ने उसे पूछा। हाँ, वास्तव में भूल थी।
मैकरफेल्ड का ट्रायल चला। यंग मेरियन मैकरफेल्ड की बेटी ने अगले जनवरी में अपने पिता का मुकदमे में बचाने की कोशिश की। बचाव यह था कि उसे युद्ध में झटका लगा था और बच्चे ने गवाही दी कि उसे अक्सर चक्कर आ रहा था और कोई मौके पर वो बिस्तर से उठकर आधी रात को बाहर चला जाता था। जब मैं उसे अगले दिन उसके बारे में बताऊंगा तो वो कहेगा कि उसे याद नहीं, लेकिन जूरियों ने उसे पहली डिग्री की हत्या का दोषी पाया और 22 अगस्त 1936 को सिंग सिंग में इलेक्ट्रिक चेयर में उनकी मृत्युदंड दिया गया था। तो ये था आज का कहानी दोस्तों। मेरे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों को ऐसी कहानी पहुंचा सकूं। थैंक यू।
उसमें हम देखेंगे कि कैसे दादी और पोती की एक साथ कत्ल हो गया।